नमस्कार दोस्तों, इससे गुरु जी में आपका स्वागत है। दोस्तों 27 दिसंबर का करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हुए हैं। खासकर यूपी पीसीएस 2025 को जो टारगेट कर रहे हैं प्लस 2024 का जो मेंस लिखना चाहते हैं या लिखने जिनको मौका लगेगा उनके लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को खासकर टारगेट किया गया है और वहां से जो एडिटोरियल हो गया या बाकी जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं उनको हम ठीक समझने की कोशिश करेंगे तो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्री हो या मेंस हो दोनों में वो काम आ जाए। पहली खबर है, ट्रम्प चाइना टैरिफ्स कुड अनलॉक 25 बिलियन एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया इन यूएस। एक मीटिंग चल रही है, जब भी आपका बजट होने वाला होता है उससे पहले अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है उससे फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो लोगों से मिलती रहती है। तो ऐसे ही मुलाकात में जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने बोला है कि 25 बिलियन का इंडिया को मार्केट मिल सकता है, क्योंकि उनको लगता है कि जो ट्रंप है जो अभी 17-18 जनवरी के बाद राष्ट्रपति बन जाएंगे और चार्ज ले लेंगे, चुनाव जीत चुके हैं, चार्ज नहीं लिया है, चार्ज जब ले लेंगे तो वो चाइना से जो उनका जो मसला है उसलिए वो चाइना के ऊपर थोड़ा सा सैंक्शन लगाएगा या टैरिफ बढ़ाएगा। तो इंडिया को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और 25 बिलियन डॉलर का जो मार्केट है उसको टैप कर सकता है, ऐसा एक्सपोर्टर्स ने फाइनेंस मिनिस्टर से कहा है। और साथ में यह भी कहा है कि कुछ कंसेशन जो है अगर भारत सरकार हमें दे देगी तो इससे इंडिया को ओवरऑल बहुत फायदा होगा और 25 बिलियन डॉलर को हम टैप कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बोला कि ये 25 बिलियन डॉलर का जो है पूरा यहाँ पे इंग्लिश में भी, आप हिंदी में भी देख लीजिएगा, इसके अंदर आपको मिल जाएगा 25 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी इन यूएस फॉर इंडियन एक्सपोर्टर। द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO ने ऐसा बोला है, जो प्री बजट कंसल्टेशन हुआ है फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ। अच्छा, अब जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक बात बोली है कि ये जो 10 बिलियन का जो यहां पर आप देख रहे हो कि 10 बिलियन का जो हम लोग मार्केट जो है इंडिया ने ऑलरेडी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कवर कर रखा है कि 10 बिलियन का जो मार्केट है इंडिया में, जो इस समय जो खासकर मोबाइल फोन जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है, यहाँ असेंबल होने बड़े बड़े ब्रांड जो हैं वो यहाँ पर इंडिया में, जैसे एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, इनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज यहाँ पर हैं और लगभग 10 बिलियन का तो इंडिया जो है यहाँ पर इंडिया खासकर जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है मोबाइल सेक्टर में। क्योंकि जो विदेशी कंपनियां हैं उनको चाइना के अंदर समस्या क्या है कि चाइना क्या करता है, चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग कर उनका जो भी टॉप सीक्रेट जो होता है या जो भी उनकी अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है या जो भी उनका कहते हैं कि जो खोज की होती है उसको वो अपने लोकल ब्रांड को दे देते हैं, और जिससे कि लोकल ब्रांड है उनके पास बहुत आसानी से बिना रिसर्च किए टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो बहुत सारे जो बड़े ब्रांड हैं वो चाइना से निकल के इंडिया, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज के अंदर अपना सेटअप बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ड्यू टू सिक्योरिटी एंड ट्रेड कंसर्न की वजह से चाइना से निकल रहे हैं और इंडिया जो है मोबाइल फोन इंडस्ट्री में तो अच्छा खासा काम इंडिया कर ही रहा है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, दूसरा बात और कहते हैं कि कुछ दूसरे सेक्टर्स भी हैं, जो दूसरे सेक्टर जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल के अंदर इंडिया बहुत अच्छा कर सकता है। टेक्सटाइल गारमेंट्स में अभी देखिए बांग्लादेश के अंदर मसला हो गया, बांग्लादेश का टेक्सटाइल काफी अच्छा था, इस पर 2 रीजन थे। पहला रीजन जो था कि वहां पे चीप लेबर है, सस्ती लेबर है। ठीक है, जो वर्कर्स हैं उनको बहुत कम पैसा देना पड़ता था जिससे कि उनको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम आती थी, पहला चीज। दूसरा ये था कि जो यूरोप है और अमेरिका है उन्होंने कुछ कोटा बना के रखे हुए हैं, उन्होंने कहा कि हम अब इतना माल जो है वो इस तरह की कंट्रीज से लेंगे, जैसे लाइक सपोज बांग्लादेश हो गया या अफ्रीका की कंट्रीज हो गई है, इनसे हम लेंगे। तो कम से कम 20 से 25 बिलियन का जो कोटा था उसका फायदा जो है बांग्लादेश ले रहा था। तीसरा, इंडिया भी बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था कि चलो भाई तुम थोड़ा ग्रो करो जिससे कि इंडिया और बांग्लादेश के संबंध जो है वो मजबूत हो जाए। लेकिन बांग्लादेश ने जो अपनी हरकतें की हैं उससे क्या हुआ कि इंडिया तो है काफी नाराज हो गया। इंडिया ने जो भी कंसेशन इंडिया बांग्लादेश को दे रहा था वो इंडिया ने ले लिया है। प्लस हो सकता है इंडिया जो है वो प्रेशर करेगा आपका यूरोप में और अमेरिका में कि जो कोटा कंसेशन बांग्लादेश को मिल पा रहा था वो भी ना मिले, जिससे कि एक प्रेशर और क्रिएट हो पाएगा। ठीक है, प्लस इंडिया जो है वो टेक्सटाइल और गारमेंट्स में इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिले। जैसे बांग्लादेश के अंदर जो मार्केट नीचे गई है, इंडियन एक्सपोर्टर्स को जो है अच्छे खासे उनको जो है चाहे वो सूरत का हो, चाहे वो तमिलनाडु के हो, चाहे वो कानपुर के हो, वहां पे एक्सपोर्टर्स को अच्छा खासा उनको ऑर्डर मिलना शुरू हो गया। प्लस टॉयज एंड जो गेम्स उसमें इंडिया का अपॉर्चुनिटीज है, केमिकल्स है, फुटवेयर है, फर्नीचर है, ये सभी मार्केट जो है 1 बिलियन डॉलर की है। यानी कि 10 बिलियन डॉलर की मोबाइल मार्केट हो गई, 1 बिलियन डॉलर की जो है ये चाइना से जो आपका टेक्सटाइल, गारमेंट्स, टॉयज
और केमिकल, फुटवेयर, फर्नीचर हो गया उसकी है, और लगभग $1.5 बिलियन की जो है वो आपका ऑटोमोटिव की है, यानी कि जो मोबाइल जो आपका गाड़ियां होती है इससे। तो इन सब का जो है लगभग $25 बिलियन का जो है एक्सपोर्ट इंडिया टारगेट कर सकता है, ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशन उसने कहा है ये। अच्छा, अब प्रॉब्लम जो बताई है कि एक दो प्रॉब्लम्स हैं जो समझने के लिए बात है कि एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम आ क्या रही है। देखिए, एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम क्या आ रही है, पहला तो ये देखिए जितने भी ये जो फैसिलिटीज मिल रही हैं, ठीक है, उसने कहा कि यहाँ पर राइजिंग इनपुट जो है ज्यादा है, मतलब कि जो रॉ मटेरियल है वो थोड़े महंगे होते जा रहे हैं, तो जो इनपुट लग रहा है वो थोड़ा महंगा हो रहा है, एक तो समस्या वो है। दूसरा जो है फ्रेट कॉस्ट, यानी कि जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का जो कॉस्टिंग आ रही है वो बहुत ज्यादा आ रही है, तो इसके ऊपर जो है काफी ज्यादा बर्डन आ गया है और इसको ठीक करने की जरूरत है। प्लस जो क्रेडिट पीरियड होता है, ठीक है, वो उसको भी थोड़ा सा सही करने की जरूरत है। क्रेडिट पीरियड का मतलब क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर ने माल बनाया, उसको जो जिसने ऑर्डर दिया था उसको दे दिया, ठीक है, अभी पेमेंट आया नहीं है, उसने बोला कि मैं 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा मैं, ठीक है। अब आप चूंकि मैन्युफैक्चरर हो, आप वेट कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि पेमेंट 2 महीने बाद आएगा। अब वो तो 2 महीने बाद पेमेंट देगा, लेकिन इस बीच में जब आपके पास पेमेंट नहीं आया है तब आपकी दुकान कैसे चलेगी? तो इसके लिए जो उस समय पर आपको जो पैसा चाहिए वो चाहते हैं कि सरकार जो है इस मामले में हेल्प करे, जिससे कि जो ये क्रेडिट का पीरियड है इसको ठीक से सर्वाइव किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सरकार जो है जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सरकार से बोल रहे हैं कि आईईएस ऐसी स्कीम जो लेकर आई है, जिससे कि भारत के जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं, उनको जो है वो फायदा हो। अच्छा, दूसरा यहाँ पे एक बात और वो कह रहे हैं कि कुछ कंपटीशन भी पीछे बड़ा है, लेकिन इन कंपटीशन के बावजूद भी भारत के एक्सपोर्टर्स ने काफी अच्छा काम किया है। कहते हैं कि 2015 से लेकर 2024 के बीच का जो आंकड़ा लेते हैं, इंडिया ने एक्सपोर्ट जो किया था वो लगभग 6.6% के हिसाब से किया था। यानी कि जो एक देखिए आईईएस एक आपका एक टैक्स या एक क्रेडिट की एक स्कीम है जो भारत सरकार छोटे एक्सपोर्टर्स को देती है, जो जिनका 50 लाख तक का जो एक टर्नओवर होता है उनको देती है, ठीक है। तो भारत सरकार ने जो हेल्प की, तो 2015 से 2024 के बीच में जो ग्रोथ की है इंडिया ने 6.6 की है। इसी बीच में जो बाकी देशों की जो है ग्लोबल जो ग्रोथ है वो मात्र 4.4 है। तो इंडिया ने यहां पर आउट परफॉर्म किया है ग्लोबल यानी कि वर्ल्ड को आईईएस जैसी स्कीम के माध्यम से, यानी कि कहीं ना कहीं हमने अपने आप को बेहतर किया है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम ज्यादा किया और हमें इसका फायदा यहां देखने को मिला है। तो यही एक्सपोर्टर कह रहे हैं कि ऐसे स्कीम्स को लगातार कंटिन्यू किया जाना चाहिए, जिससे कि हम लोग अच्छा काम कर सके, खासकर टेक्सटाइल, लेदर, केमिकल, इंजीनियरिंग गुड्स में हम लोग अच्छा काम कर सके, अच्छा ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके। अब एक कुछ और प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आई है कि जो रेड सी है, रेड सी के पास वहां पर दिक्कतें आ रही हैं। आपको पता ही है कि इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, ईरान, ये सब इलाका जो है वहां समस्या आ रही है, वहां रेड सी है। नीचे आएंगे यमन के पास जाएंगे तो वहां पे हुती आपके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो उस इलाके में जो जहां पर इतना सारा गाड़ी, इतने सारे जो जहाज जाते हैं, और रेड सी और आपका जो है सुएज कनाल, सब जो इलाका, पूरा जो इलाका है मिडिल ईस्ट का इलाका है, वहां पर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होने की वजह से, ठीक है, तो ये दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए एक्सपोर्टर्स को एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत यहां महसूस कर रहे हैं और उसके बाद आता है कि सरकार जो है वो एक्स्ट्रा हेल्प यहां पर करे, ठीक है। दूसरा वो कह रहे हैं कि कुछ ना जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन है वो भी बहुत ज्यादा टफ हो गया है, ठीक है, क्योंकि वो लोग जो है, जैसे चाइना ऐसी कंट्री है, वो सब्सिडीज दे रहे हैं अपने एक्सपोर्टर्स को, ठीक है, वो लो इंटरेस्ट पर फाइनेंस कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें जो हैं वो चाहते हैं कि सरकार भी इन चीजों को काउंटर करने के लिए कोई ना कोई स्कीम बनाए, या सब्सिडीज में या लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग में भी वो करे, ठीक है। प्लस वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया कंट्रीज जो हैं वो उनका जो फेवरेबल एक्सचेंज रेट है, इसमें यहां पर क्या मतलब है, फेवरेबल एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है, यहां पर इसका समझिए कि वियतनाम, थाईलैंड और इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले बहुत नीचे है। इस कारण से उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जा रहा है, एक्सचेंज रेट जो है उनको फायदा हो रहा है, जिससे कि इंडिया को जो है बहुत दिक्कत आ रही है। तो दो तरह की समस्या आ रही है। पहले कुछ कंट्रीज है, चाइना से कंट्री है, जो क्या कर रही है, वो अपने एक्सपोर्टर्स को सस्ता लोन दे रही है, ठीक है, वो सब्सिडी दे रही है। दूसरा, जो कुछ कंट्री है, वियतनाम, इंडोनेशिया से कंट्री है, थाईलैंड से कंट्री है, यहाँ का जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत बेहतर है, इंडिया से बेहतर है, इससे उनको फायदा हो रहा है। तो इन सब चीजों को हमें डील करना है,
इसीलिए जो एक्सपोर्टर्स हैं वो चाहते हैं कि वो सीतारमण जी जो हैं एक्सपोर्टर्स के लिए IES जैसी जो स्कीम्स है उसको बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट करें, जिससे कि और फायदे से ज्यादा फायदा हो उसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब अगला देखते हैं, ये तो हो गया। एस इंडियन, अब देखिए, एस इंडियाज ऑयल डिमांड ग्रोथ सरपास चाइना, क्रूड डाइवर्सिफिकेशन एफर्ट्स में गैदर टीम। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग से बात है यहाँ पे क्या है, और यहाँ पर देखिए आपको करंट अफेयर्स का प्री का भी आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आपसे कोई बोले कि ऑयल कंज्यूमर में देखिए, एक तो होता है ऑयल प्रोडक्शन कि आपने कितना ऑयल प्रोड्यूस किया, ठीक है, फिर आपका पूछा आता है कि आपने ऑयल कितना एक्सपोर्ट किया, फिर आता है आपने कितना ऑयल इंपोर्ट किया, फिर आता है कि आपने कितना ऑयल कंज्यूम किया। तो कंज्यूमर के रूप में भारत की जो रैंकिंग है वो इस समय नंबर 3 पे है, यानी कि जो डिमांड है, तेल की डिमांड जो है वो भारत के दुनिया के अंदर इंडिया नंबर 3 पे है, और बहुत जल्दी शायद 2027 तक इंडिया चाइना को हराकर, चाइना को पीछे करके जो है वो हो जाए। अभी फिलहाल 3rd पे है, और 2027 तक ऐसी रिपोर्ट है कि चाइना को पीछे करके इंडिया नंबर 2 पे आ जाएगा, और नंबर 1 पे अमेरिका है। ये शो कर रहा है कि इंडिया का जो ग्रोथ है वो बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए जब ग्रोथ ज्यादा होगी तो ज्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगी, ठीक है, और ज्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगी तो उनको ज्यादा ऑयल चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगा, तो वो जो एनर्जी की डिमांड करेंगे वो डिमांड यहां पर शो कर रही है। ठीक है, कि चूंकि डिमांड ज्यादा है तो ये शो कर रहा है कि इंडस्ट्रीज ज्यादा लग रही हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो रही है, और इंडिया कहीं ना कहीं बेहतर काम कर रहा है। नंबर 3 पे भी है, और जल्द ही नंबर 2 पे आने की संभावना इसके अंदर है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर एक बात कह रहे हैं कि भाई ये तो ठीक है, डिमांड तो कर रहे हो, लेकिन अब ना थोड़ा सा जो तेल आ रहा है, क्योंकि इंडिया इस समय तेल कहां से खरीद रहा है, इंडिया इस समय तेल खरीदा रशिया से, इंडिया इस समय तेल खरीद रहा है मिडिल ईस्ट से। ठीक है, वो कहता है कि अब वहां से भी छोड़कर अब हमें बाकी दूसरी जगह से भी हमें तेल लेना होगा। अब कहां से लेना होगा, जैसे कि अभी जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो कैरेबियन आइलैंड गए थे, वहां गुआम भी गए थे। गुआम एक कंट्री है जहां पर मोहम्मद अली जो है वो वहां के प्रधानमंत्री हैं। बहुत सारे इंडियंस जो इंडियन ओरिजिन के लोग वहां बहुत रहते हैं। तो गुआम से जो है, साउथ अमेरिका में गुआम एक कंट्री, वहां से इंडिया के तेल लेने की बात चल रही है। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज से तेल ले रहे हैं, जिससे कि जो हमारी डिमांड है तेल की वो पूरी हो सके। पहली चीज, प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो रेड सी का जो इलाका है, मिडिल ईस्ट का इलाका है, ईरान इराक वाला इलाका है, वो अभी डिस्टर्ब रहने की पूरी संभावना है, खासकर अगले 1 साल। ठीक है, ऐसा कह रहा है कि इजराइल जो है, इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, तो इजराइल जो है वो इराक ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है, वहां पर तेल का डिस्टर्बेंस ज्यादा रहेगा। जॉर्डन सीरिया वैसे डिस्टर्ब हो रखे हैं वहां पे। ठीक है, उधर रशिया और यूक्रेन जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, तो रशिया से जो तेल सस्ता तेल आ रहा है तो वो एक समस्या। तो संभावना है कि चूंकि बहुत ज्यादा युद्ध में मामला चल रहा है, तो अभी तो फिलहाल तेल मिल रहा है, लेकिन हो सकता है भविष्य में तेल की सप्लाई जो है कम हो जाए, इसलिए हमें नए रास्ते अपनाने पड़ेंगे। इसीलिए गुआम जैसी कंट्री को भी इंडिया टारगेट कर रहा है कि वहां से हम तेल लेकर अपनी जो है कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, या हम तैयार रख सके वर्स्ट कंडीशन के लिए कि अगर मान लो ईरान इराक वाला इलाका जो है वहां बहुत डिस्टर्बेंस ज्यादा बढ़ जाती है, वहां पर तेल वहां पर ट्रांसपोर्ट ना हो पाए, तो भी हम बेहतर तरीके से अपने आप को हैंडल कर ले जाए। ठीक है, क्योंकि हमें पता ही है कि इंडिया जो है डिमांड लगातार बढ़ रही है, और इंडिया को ज्यादा से ज्यादा तेल चाहिए होगा। ठीक है, अब जैसे कि पेरिस बेस्ड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, ये कई बार एग्जाम में सवाल पूछा भी गया है कि भाई जो IEA है, क्या है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA है, जो कहां बेस्ड है, वो पेरिस से बेस्ड है। ठीक, उसने कहा कि इंडिया ऑयल डिमांड ग्रोथ वर एक्सपेक्टेड टू ओवरटेक चाइना बाई 2027, चाइना को पछाड़कर इंडिया नंबर 2 पे आ जाएगा 2027 तक। ठीक है, और ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बेहतर है, और जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, जब मैं कहा गुआम फॉर ऑयल परचेजेस, इंडिया जो है काम कर रहा है वेस्ट एशिया, अभी फिलहाल इंडिया रशिया और वेस्ट एशिया से ले रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके और कंट्रीज को भी वो एक्सप्लोर कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, जितना भी डिमांड इंडिया के पास होता है वो लगभग 85% इंडिया जो है वो इम्पोर्ट, तेल को इम्पोर्ट करता है। चलिए, ये सब तो आपने पढ़ ही लिया इसके अंदर। तो रिसेंट डिप्लोमेटिक विजिट्स विल हेल्प ब्रिंग इन क्रूड ऑयल फ्रॉम अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, अफ्रीका से और लैटिन अमेरिका, क्या, गुआम कंट्री जो है, वेनेजुएला हो गया, गुआम हो गया, वहां से तेल लाने की बात कर रही है, जिससे कि हम अपने आप को, हमारा जो वॉल्यूम है वो ठीक ठाक से रहे, और कोई भी समस्या आ रही है, जैसे मिडिल ईस्ट में जो समस्या आ रही है शिपमेंट की, वो दिक्कत को भी हम ढंग से हैंडल कर पाए। ठीक है, तो यहां पर आपको सवाल कैसे बन के आ रहा है, यहाँ सवाल आपको बन के आ रहा है
कि कंज्यूमर में भारत जो है तेल कंज्यूम करने में इंडिया की रैंक कौन सी है, तो इंडिया की रैंक जो है नंबर 3 है। हो सकता है कि एक साल भर के बाद नंबर 2 भी हो जाए। कौन बोल रहा है? IEA बोल रहा है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बोल रही है, जो पेरिस की बेस्ड है। ठीक है, वो कह रही है कि 2027 में इंडिया नंबर 2 आ जाएगा, नंबर 1 पे जो अमेरिका है। ये प्री का हो गया, और बाकी आपने इसको मेंस के पॉइंट समझ ही लिया इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और है, द कंट्री इज ओनली मंथ अवे। अब देखिए यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक जो ये सवाल एक और आएगा कि इंडिया में लॉन्च करने जा रहा है फर्स्ट ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी, ठीक है, एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। कहां पर? राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर बाड़मेर में। ठीक है, तो इंडिया का जो पहला ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी जो है वो लॉन्च होगा राजस्थान बाड़मेर के अंदर। तो ये सवाल आपसे प्री ओरिएंटेड पूछ सकता है कि इंडिया के अंदर इंटीग्रेटेड, इंडिया का पहला, क्योंकि फर्स्ट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स। एक ही जगह पर पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनरी दोनों काम सब हो जाएगा। वो HPCL कर रहा है, राजस्थान के बाड़मेर में कर रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल आपको पीसीएस प्री के हिसाब से रहेगा। तीसरी सुनते हैं, माइग्रेशन इन इंडिया इज शोइंग रिड्यूस्ड बाय 11.78% इन 2023 पीएम एडवाइजरी बॉडी रिपोर्ट। अब यहां पर एक माइग्रेशन वाला आया है। अब यहां पे प्री का सवाल भी आएगा और मेंस में भी आएगा। मेंस का GS1 का टॉपिक हो गया, और प्री का तो इसके कुछ फैक्ट्स रहेंगे, समझते हैं। देखिए, माइग्रेशन दो तरह की होती है, कि एक होता है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन, कि आप अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जा रहे हैं आ रहे हैं, तो वो माइग्रेशन हो गया, इंटरनेशनल हो गया। एक हो गया आप अपने देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, तो डोमेस्टिक माइग्रेशन हो गया। तो ये रिपोर्ट जो है वो डोमेस्टिक माइग्रेशन की बात करती है। ठीक है, कि भारत के अंदर ही जो है वो क्या डोमेस्टिक माइग्रेशन की बात यहाँ पे हो रही है, कि क्या हो रहा है। तो इसने ही शो किया है कि ये जो माइग्रेशन है, यानी कि बिहार के लोग गुजरात जा रहे हैं, बिहार के लोग महाराष्ट्र जा रहे हैं, ऐसा माइग्रेशन, इसमें इस चीज के अंदर वो रिड्यूस हुआ है लगभग 11.78%, लगभग 12% के अंदर गिरावट देखने को मिली है। 12% गिरावट देखने को मिली है इंटरनल डोमेस्टिक माइग्रेशन के अंदर। यानी कि अब पहले के कंपैरिजन में कम लोग जो हैं वो दूसरे राज्य जा रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने वाली बात। GS1 का टॉपिक है, तो समझिए कि पहले के कंपैरिजन में कम लोग जो हैं अपना राज्य, अपना जिला, अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री की एडवाइजरी जो है, कौन से, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम, इसने रिपोर्ट दी है। ठीक है, अच्छा, लगभग 10 साल पहले लगभग 45 करोड़ लोग, 45 करोड़ लोग जो थे वो माइग्रेट हुए थे 10 साल पहले, लेकिन अभी 10 साल के बाद मात्र 40 करोड़ लोग जो हैं वो माइग्रेट किए हुए हैं। तो यहां पर आप देखोगे 5 करोड़ की कमी देखने को मिल रही है। अभी क्यों मिल रही है इसको समझते हैं। ठीक है, कि ये 5 करोड़ लोग क्यों माइग्रेशन नहीं हुई और माइग्रेशन कम क्यों हुआ है, इसके पीछे जो है वो 2-3 यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि यहां पे कि इंडिया ने पिछले 10 साल के अंदर जो डोमेस्टिक लेवल पर तरक्की की है वो शो कर रही है कि लोअर माइग्रेशन इज ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ इंप्रूव्ड पब्लिक सर्विस एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। यानी कि अब लोगों को अपने ही राज्य के अंदर काम मिल रहा है, तो दूसरे राज्य में कम जा रहे हैं। अगर कंपेयर करते यूपी का, अभी यूपी पीसीएस 2023-24 के अंदर क्वेश्चन आया कि सबसे ज्यादा 2019 से लेकर 2023 के बीच में सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कहां इन्वेस्टमेंट हुई है। नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि सड़कें बन रही हो, पुल बन रहा हो, ये सब चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है यूपी के अंदर हुई है। अब चूंकि इन्वेस्टमेंट हुई है तो काम करने के लिए लोग चाहिए होंगे, तो यूपी का बंदा यूपी में ही काम कर रहा है। अब उसको महाराष्ट्र नहीं जाना, अब उसको गुजरात नहीं जाना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, यहाँ पर ज्यादा काम मिल रहा है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब चूंकि मुंबई और कर्नाटक और ये सब ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, लेकिन अब डेवलपमेंट की बारी जो है वो यूपी, बिहार ऐसे राज्यों की है। क्योंकि यूपी में तो ठीक ठाक सा काम हो रहा है, वो डेटा शो कर रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल लोगों को अपने घर के अंदर ही, घर होम जिले के अंदर ही चीजों को मिल रहा है। इस कारण से लगभग 11.78% तक की गिरावट जो है माइग्रेशन में देखने को मिल रही है। ठीक है, अब देखिए 2011 में लगभग 45 हुआ था, 2023 में 40 करोड़ लोग जो है वो माइग्रेशन किया था। ठीक है, 11 के अंदर 37% किया, 23 में 28.88% जो है किया हुआ अंदर। Availability of improved services and such as education, health, infrastructure, connectivity, as well as improved economic opportunity
अब जैसे कि एजुकेशन अच्छी मिलने लगी है कि लोग अब बाहर राज्य पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, अपने राज्य में पढ़ रहे हैं वहां पर, ठीक है, इलाज कराने के लिए, हेल्थ के मसले में भी वो अब बहुत सारे एम्स खुल गए, अपने यहाँ बहुत सारे एम्स खुल गए हैं, तो अपने अपने राज्य में जा रहे हैं। बहुत सारे आपके देखोगे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो अब जैसे कि अभी एक रिपोर्ट आई थी कि कोटा के अंदर, कोटा जो राजस्थान में कोटा है, वहां पर अब बच्चे कम जा रहे हैं। वैसे तो कई सारे रीजन है इसमें, एक रीजन ये भी था कि अलग अलग कोचिंग जो है, बड़ी बड़ी कोचिंग जो है वो अपने सेंटर्स को अपने मतलब हर राज्य में खोल रही है, तो अब लोगों को कोटा जाने की जरूरत नहीं है। अब कोटा की जो बड़ी बड़ी कोचिंग है वो हर राज्य में खुल रही है, इस कारण से माइग्रेशन कम हो रहा है, ये भी काउंट होता है। कॉलेजेस हो गए, ठीक है, कॉलेजेस हो गए, ज्यादा कॉलेजेस खुल रहे हैं तो लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट आप देख ही लिया है, कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, रोड सड़कें कनेक्ट, तो यहाँ ये शो कर रहा है कि लोगों को अब जो मौके हैं अपने राज्य में मिल रहे हैं, खासकर जो राज्य पिछड़े रह गए थे उनकी बात हो रही है। अब ये तो आपने मेंस पढ़ा, लेकिन अब सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल जो इस टॉपिक का आएगा वो यह आएगा कि माइग्रेशन, देखिए दो तरह, एक होता है कि लोग यहां से जाएं दूसरे राज्य में, ठीक है, और एक होता है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा लोग जा रहे हैं। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर देखिए कि सबसे ज्यादा लोग वेस्ट बंगाल और राजस्थान जा रहे हैं, यानी कि यहां पर काम हो रहा है। टॉप 5 में से नंबर 1 जो है वो वेस्ट बंगाल है और नंबर 2 राजस्थान है, नंबर 3 यूपी है, नंबर 4 महाराष्ट्र है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा माइग्रेशन यानी कि सबसे ज्यादा जो लोग जिस राज्य में जा रहे हैं वो वेस्ट बंगाल, सेकंड नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पे यूपी है। पहले अलग जमाने में हुआ करता था कि पहले नंबर पे महाराष्ट्र और दिल्ली और इस कर्नाटक हुआ करता, अब वो ट्रेंड चेंज हो रहा है, वेस्ट बंगाल और आप देख रहे हो राजस्थान देख रहे हो और यूपी को देख रहे हो उसके अंदर, ठीक है। तो ये चीजें ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरह देखिए, इस तरह का सवाल आते हैं आपको, ठीक है। तो ये कुल चीजें जो हैं सही हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। करंट अफेयर्स को इस तरह आपको रोज मिलता रहेगा, चलिए चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद।